हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का 17वीं बीपीएससी को लेकर के जो PYQ का जो सीरीज चल रहा था, आज फिर से मैं उसे लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म एजुकेटर्स बूस्टर पे इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज आपके निरंतर चलते रहेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन की इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 जो लिए हैं वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऐसे प्रश्नों में फ्रेंड्स आप लोग ये जो वर्ड्स होते हैं, नहीं, इस तरह के वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन है राजस्थान ए, बी नंबर ओडिशा, सी नंबर त्रिपुरा और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब हम देखते हैं, ये फ्यूचर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं बहुत बनी हुई रहती हैं। ये BAO, ठीक है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 के परीक्षा में बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी, आया हुआ सवाल है ये। तो इसे देखिए कि कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता, तो आपके उत्तर होंगे बी, उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन जब हम देखते हैं तो मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग देखिए इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम जो होता है इससे आपको काफी जानकारी मिल जाती है और इस पर दर्शाना भी बहुत आसान होता है ना। तो इस रूप में मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हूँ, तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, तो मैं अगर यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ आपको। सबसे पहले कर्क रेखा, ये देखिए, ये कर्क रेखा जो है वो आप देखिए इस तरीके से कर्क रेखा मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। ये कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है कर्क रेखा। अब देखिए किस किस राज्य से गुजर रहा है ये। तो पहला देखिए यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, गुजरात, जी से गुजरात। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो फिर देखिए राजस्थान, ये ऊपर में, ये यहाँ से ऐसे आकर के ये राजस्थान की सीमा लग जाती है यहाँ से, तो गुजरात और राजस्थान। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर ये इस जगह पर आने के बाद यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र मिल जाएगा, CG। उसके बाद फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा झारखंड, ठीक है, JH झारखंड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये है त्रिपुरा और आगे बढ़ेंगे तो ये है मिजोरम। तो इस तरीके से देखें तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरीके से 8 ऐसे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। लेकिन कहीं ना कहीं उड़ीसा को टच नहीं करती है, जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल और झारखंड के जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित है उड़ीसा। ये देखिए यहाँ पर ये उड़ीसा इस तरीके से स्थित एक राज्य है, ठीक है, जो समुद्री सीमा से लगती है, परंतु वहां से ये रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए आपका उत्तर बी सही होगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत विस्तृत है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भारत का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है और बात पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा भारत का विस्तार है, उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में और पूर्व पश्चिम में। देखिए तो आपके विकल्प हैं 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नॉर्थ से, 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद फिर 37 डिग्री 17 मिनट और उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट। और देखिए विकल्प देखिए, पहले आप इस विकल्प को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए साउथ है, ये दोनों में देखिए साउथ है। तो आपको तो बखूबी पता है कि भारत जो हमारा भारत है, प्यारा भारत हमारा जो है वो नॉर्थ में है ही नहीं, वो क्या है 0 डिग्री। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। तो भारत की अवस्थिति भूमध्य रेखा से ऊपर है, मतलब 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब इक्वेटर से ऊपर है। तो भारत की स्थिति क्या है, तो अगर मैं एक छोटे से मैप में दिखाऊं
तो भारत की स्थिति को अगर आप इस छोटे से मैप में देखें तो आपको दिख जाएगा कि भारत की स्थिति कमोबेश अगर आप ऐसे चल के आएंगे तो देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, किस तरीके से है। ये 0 डिग्री है, तो देखिए भारत 0 डिग्री से ऊपर है, भारत 0 डिग्री से नीचे नहीं है। तो किसी भी तरीके से अगर निर्देशांक को, अक्षांश को अगर आप देखेंगे तो कभी भी वो साउथ में जा ही नहीं सकता। ठीक है, भारत क्या है, अगर हम सही रूप से देखें तो भारत 0 डिग्री मतलब कि विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है, अर्थात भारत क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तर की ओर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ भारत क्या है, भारत हमेशा पूर्वी देशांतर की ओर पड़ने वाला एक देश है। तो मतलब कि उत्तर और पूरब भारत की यही स्थिति है। ठीक है, इसी स्थिति में हम ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो आपको जैसे ही आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो देख लीजिए ये तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में बिल्कुल भी नहीं है। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित, ठीक है, देश है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर। तो ये हो कट गया। फिर देखिए ये भी कट जाएगा, यहाँ भी दक्षिण है, तो दक्षिण वाले तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद आप देखिए 8 डिग्री 28 मिनट। आप देखिए अगर आपको केवल ये भी याद है कि भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर है। ठीक है, मतलब कि जो सबसे दक्षिणी अक्षांशीय सीमा जो भारत की है वो 8 डिग्री, यदि 4 मिनट आपको ऐसे भी पता है, ठीक है, अगर ऊपर का आपको नहीं भी पता है कि 37 डिग्री 6 मिनट है, तो भी आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। देख लीजिए, इसलिए क्योंकि 8 डिग्री क्या है, 4 मिनट है, यहाँ 8 डिग्री 28 मिनट दिया गया है, ये विकल्प भी आपका कट जाएगा और सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। ठीक है, दो तो हम लोग ऐसे ही काट लिए। ठीक है, क्यों, साउथ में भारत की स्थिति है ही नहीं, भारत वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भारत तो उत्तरी अक्षांश का देश है, इसकी अक्षांशीय विस्तार जब भी होगा तो उत्तर में ही होगा। ठीक है, और देशांतर हमेशा पूरब में ही होगा, पश्चिम में बिल्कुल नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। अमूमन सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके, यदि अगर फैक्ट याद नहीं है तब भी। ठीक है, तो इस रूप में आप देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये दोनों क्या है, नॉर्थ में है। ठीक है, और भारत पूर्वी देशांतर का देश है, भारत पूरब में स्थित देश है, जहां पर अगर देखें तो 68 डिग्री से भारत स्टार्ट होता है और लगभग कहां तक चला जाता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, ये बीपीएससी टीचर 2023 में आया हुआ परीक्षा का सवाल है ये। ठीक है, आपके विकल्प हैं भोपाल, ए, बी आइजोल, सी रांची, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए ये प्रश्न मैपिंग का है। ठीक है, भूगोल में मैपिंग से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से देखिए इस तरह के सवाल जो है आपके आगामी परीक्षा में अवश्य दिखाई पड़ेंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, या इससे मिलते जुलते चीजों को भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि कर्क रेखा, तो देखिए तो कर्क रेखा क्या है, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कर्क रेखा होता है। ठीक है, राइट, भारत के बीचों बीच से गुजरी है। अभी पूर्व के सवाल में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा शहर जो है वो क्या दिया है, उसके उत्तर में अवस्थित है। तो देखिए कोई भी जो रेखा या लाइन, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, इनकी भौगोलिक अवस्थिति को बहुत ध्यान से देखना होता है पहले तो। और उसमें से क्या होता है कि हमें ये देखना है कि किस राज्य से गुजर रही है। और आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा, सभी चीज को ध्यान नहीं देना है, जो ध्यान देना है वो ये बात ध्यान देना है कि किसी भी जिस राज्य से वह गुजर रही है उसके राजधानियों का लोकेशन उस कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से है। आप इतना काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही काम आपको क्या करना है, 82.5 डिग्री, ठीक है, या 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट जो देशांतर है। ठीक है, ठीक है, तो उसे भी आपको देखना है कि 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसकी अवस्थिति कैसी है, वो कितने राज्यों से गुजरता है, वो 5 राज्यों से गुजरता है। तो उस जहां से गुजर रहा है उन सभी राज्यों की राजधानी की स्थिति उस 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो देशांतर है उसके परिप्रेक्ष्य में किधर है, बाएं है
कि दाएं है, ठीक है, उसे आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना है कि कर्क रेखा से ये महत्वपूर्ण जो शहर है, कम से कम राजधानी, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि कम से कम जिन राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा, उसकी राजधानियों की अवस्थिति किस प्रकार से है, ठीक है, इस कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में इसे ध्यान से देखना है। तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, लमसम आपके सवाल सही हो जाएंगे। तो देखिए, तो भोपाल क्या है, तो भोपाल को जब हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और कर्क रेखा के नजदीक से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उसके उस पर नहीं आती है, कर्क रेखा के नजदीक से गुजरती है, लेकिन भोपाल शहर कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। तो जैसे कि ये दक्षिण में अवस्थित है, ये देखिए, ये तो ये हो गया भोपाल, ठीक है, भोपाल। इसी तरीके से हम देखें कि रांची, तो रांची क्या है, कर्क रेखा पे तो नहीं है, लेकिन भोपाल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भोपाल से अगर तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा उत्तर में अवस्थित है। मतलब कि रांची को अगर आप जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं रांची आपको ऐसा दिखाई देगा। देखिए, ये इस तरीके से, मतलब कि ये कर्क रेखा के थोड़े ज्यादा नजदीक है और भोपाल से थोड़ा ज्यादा नजदीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रांची, ठीक। और हम जब देखें क्या है कि आइजोल, ठीक है, तो हम चल के देखें मिजोरम में, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे तो आइजोल क्या है, ये उत्तर में अवस्थित है, उत्तर में अवस्थित है। तो देखिए इसकी अवस्थिति ऐसा है, ठीक है, आइजोल, ये अवस्थिति है आइजोल की। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या सही होगा, हमारा उत्तर बी सही होगा, आइजोल, ठीक है। ये एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, और यहाँ से जो डायमेंशन निकल के आ रहा है उस डायमेंशन को फॉलो कीजिए। डायमेंशन क्या निकल के आया, यही आया कि कोई भी महत्वपूर्ण रेखा जैसे कि कर्क रेखा या 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा जो है, वो जितने राज्यों से गुजर रही है उन राज्यों की राजधानी को देख लेना है, वो दाएं है कि बाएं है, उत्तर है कि दक्षिण है, इसे बखूबी देखते चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ठीक, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। सामान्य सा प्रश्न है जिसके विकल्प हैं मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी इंदिरा पॉइंट, डी डूरंड रेखा, या ई कोई नहीं या एक से ज्यादा, ठीक है। तो बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, इसका उत्तर जो है वो क्या है, भारत और चीन के मध्य में जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग समझ गए, मैकमोहन रेखा। आगे के विकल्पों को हम लोग देख लें, एक्सप्लेनेशन। तो जिसमें रेड क्लिफ लाइन क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में बनाया गया सीमा रेखा है। देश के विभाजन के वक्त सर रेड क्लिफ को बुलाया गया था और उनको ये काम सौंपा गया था, उन्होंने इसे किया। तो भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना था जो कभी भारत ना आया हो। सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार की यह मंशा थी जो कभी भारत ना आया हो, और इसके पीछे उन लोगों ने जो तर्क दिया वो ये तर्क दिया कि हम ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो भारत कभी ना आया हो। इससे क्या होगा कि दोनों पक्षों के मध्य में जो बंटवारा होने वाला है वो किसी का पक्षधर ना रहे, इसलिए उनको बुलाया गया। लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। कारण ये था कि ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जो व्यक्ति इन सब मतलब कि यहाँ के भौगोलिक दशाओं से परिचित ना हो और वो ऐसा बंटवारा करे जो हमेशा एक विवाद का केंद्र बन जाए। तो कुछ आप मान सकते हैं ऐसा दोनों तरह का विचारधारा दिया जाता है जो मैंने आपके सामने रख दिया। सी आइए इंदिरा पॉइंट। देखिए, इंदिरा पॉइंट एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राप्त होता है, ठीक है। आपको मैं दिखा दूं, आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। यहाँ आप देखिए कि ये जो अंतिम पॉइंट है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इसी पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, राइट। क्या है ये इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से उठता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से पास होता है। तो देखिए 10 डिग्री चैनल कहीं ना कहीं ये यहाँ से पास होता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल यहाँ से पास होता है। ये 10 डिग्री चैनल क्या है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये एक अक्षांश है, अक्षांश है जो काल्पनिक रेखा है और ये गुजरती है
10 डिग्री चैनल कहां से, तो देखिए ये है निकोबार और ये है अंडमान, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्थ अंडमान, ये क्या है मिडिल अंडमान, और ये क्या है साउदर्न अंडमान, और ये क्या है लिटिल अंडमान, ठीक है, ओके। और ये कार निकोबार, ठीक है, और ये ग्रेटर निकोबार। इसके बीच में और बहुत से छोटे 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 आइलैंड्स हैं, हमें जो अभी आवश्यकता है हम उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य से 10 डिग्री चैनल गुजरती है। और अगर ऐसा है कि परीक्षा में सीधे सीधे भी ये विकल्प होते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा एक अक्षांश रेखा या कौन सा डिग्री का चैनल अलग अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार सीधे सीधे इसको उत्तर हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल में अगर जाएगा तो ये जाएगा कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाली अक्षांशीय स्थिति की नाम क्या है, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस तरह से होता है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये था, और बाकी ये प्रश्न के संदर्भ में इसके एक्सप्लेनेशन है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, और ई कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखें अगर इन विकल्पों को ध्यान से, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा से सीमा नहीं लगती है, त्रिपुरा से सीमा म्यांमार की नहीं लगती है, ठीक है, वो बांग्लादेश से लगती है। तो इसलिए त्रिपुरा जिस विकल्प में है ये तो उत्तर आपका होगा ही नहीं, ये तो आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। अगर आपने मैपिंग थोड़ा भी किया होगा तो अगला आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आप सी विकल्प में आते हैं तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ केवल असम एक अलग से आ गया है। आपको पता होगा कि असम के साथ में सीमा म्यांमार की नहीं लगती है, ठीक है, असम के साथ म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक। तो इस रूप में देखें तो बी ही हमारा उत्तर होगा। ये एक मैपिंग का सवाल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको मैप खींच के दिखा भी सकता हूं, ठीक। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं अगर, तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे मिटाना होगा, ठीक है। आप देखिए आगे चल के हम लोग देखते हैं इसे, हम लोग उतना ही मैप ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोगों को आवश्यक है इस प्रश्न के डिस्कशन में, ठीक, ओके। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसे देखेंगे, एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो म्यांमार का जो सीमा जो लगता है वो कहाँ से लगता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार का सीमा लगता है, आप लोग को मैंने बताया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से हम लोग म्यांमार का सीमा लगाएंगे, तो देखिए बाकी तो चीन से भी लगता है अरुणाचल प्रदेश का सीमा, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए ये म्यांमार का सीमा लग रहा है यहाँ से, और जब आप आगे आएंगे तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है म्यांमार का सीमा। उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे क्या, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। फिर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर, ऐसे सीमा हम दिखाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में फिर क्या हो जाएगा, नागालैंड, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बाद फिर क्या आ जाता है, ये जैसे ही हम मणिपुर के पास आते हैं, ये मणिपुर थोड़ा सा लंबा सीमा लगता है ये, और फिर क्या आ जाता है, ये मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है मिजोरम, और मिजोरम के बाद फिर देखिए इसका सीमा म्यांमार का ये इस तरीके से यहाँ तक लगता है, ठीक। और ये जो त्रिपुरा की जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ चली जाती है, ठीक। तो इस रूप में देखें तो 4 राज्यों से अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ अपना सीमा लगाते हैं। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड, राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? मतलब कौन सा पड़ोसी देश ऐसा है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, सी। देखिए, यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीचर 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आयोग का। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है और सबसे लंबी सीमा लगती है। इस सीमा रेखा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, ठीक है। आप इसको इस रूप में देखिए कि ये जो सीमा रेखा भारत के साथ लगती है, ये बांग्लादेश की वो काफी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है, दंतानुकृत है और साथ ही साथ ये ऐसी सीमा है जिसमें क्या है, समुद्र के द्वारा काट छांट भी किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे विवादित सीमाएं भी हैं, ठीक, जिसमें आपको पता होगा कि न्यूमुरे द्वीप भी एक महत्वपूर्ण है जो कि अभी हाल ही में विवाद में रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है हम लोगों को और इस बात को ध्यान रखना है कि 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ होती है, जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, ठीक। ओके, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र है। मतलब हिमालय का जो पर्वत पादीय क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? वहां पर कौन सा भूभौतिक प्रदेश स्थित है? ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी बृहद हिमालय, डी अरावली पर्वत, राइट। तो इनमें से एक सही उत्तर आपको चुनना है इस प्रश्न का। तो आप लोगों ने मैपिंग तो किया ही होगा बहुत, और जिन लोगों ने मैपिंग सही से किया उनको बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, ठीक है। क्या पता होगा कि शिवालिक हिमालय। पर्वत पादीय, पादीय का मतलब क्या होता है? पर्वत पादीय मतलब कि उसका पद, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, हमारा जो पग है, जो हमारा पाद है, पैर है, वो सबसे नीचे है। उसी रूप में हिमालय को देखें तो हिमालय में सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद फिर क्या आता है? उसके बाद आता है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय के बाद फिर क्या आता है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी को आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? कैलाश श्रेणी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पता ही होगा ये सब। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय आ जाता है जो विहंगम है, बिल्कुल पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैला हुआ है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को कई नामों से जानते हैं, ठीक। तो ये लघु हिमालय आ जाता है, ये लघु हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय। तो इस तरीके से लघु हिमालय हो गया, ठीक, जिसके हम पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। उसके बाद मसूरी रेंज, नागटिबा, चुरिया हिल, महाभारत श्रेणी, इस तरीके से इस नामों से जानते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम शिवालिक हिमालय, जो है वो सबसे अंतिम में है। तो देखिए ये शिवालिक हिमालय है इस तरीके से। तो शिवालिक हिमालय को आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रूप में देखें तो सबसे लास्ट में कौन सा श्रृंखला आया? शिवालिक हिमालय का श्रृंखला आया। तो यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि सबसे दक्षिण या पर्वत पादीय क्षेत्र में कौन सा स्थित है पर्वत? तो ये शिवालिक हिमालय। तो उत्तर क्या होगा? बी शिवालिक हिमालय। और अरावली हिल, तो अरावली हिल जैसा कि आपको पता है कि अरावली हिल क्या है, कि अगर मैं आपको दिखाऊं अरावली हिल, तो अरावली हिल आप देख लीजिए यहाँ पर, ये इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ से। तो देखिए अरावली हिल कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर के ये इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसे अरावली हिल। तो ये कहाँ से कहाँ है? तो ये भी सवाल आ सकता है कि किन राज्यों में विस्तृत है। तो देख लीजिए गुजरात से शुरू होती है अरावली हिल आपकी, और राजस्थान में विस्तृत है, सबसे अधिक विहंगम रूप से ये विस्तृत है। और कहाँ तक पहुंच जाती है? तो दिल्ली तक पहुंच जाती है। आपको पता है इसे दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। और रायलसीना हिल मतलब राष्ट्रपति भवन क्षेत्र जहां पे अवस्थित है वो अरावली पर ही अवस्थित है। अरावली का दक्षिणतम भाग जो है, मतलब कि ये उत्तर भाग है और ये दक्षिणतम भाग है। तो अरावली की जो दक्षिणतम भाग है वो क्या है? ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं तो ये हिस्सा ऐसे है, ये ऐसे है, ये हिस्सा अधिक चौड़ा है, अधिक ऊंचा है।
और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई क्या है, कम होती चली गई है इस तरीके से। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जानना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है आपको पता ही होगा, ठीक है ना, माउंट आबू आपको पता होगा। माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है, ये अरावली पर ही स्थित है। गुरु शिखर आपको पता है ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर। इस तरह का फैक्ट को भी याद रखिए, स्टेटमेंट में आ सकता है तो आपको कंफ्यूज कर देगा। यहीं पे क्या कर देगा, लिख देगा कि 1850 मीटर ऊंची है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से इसे ध्यान में रखना है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम भी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन आएगा हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये सबसे पुरानी पर्वत है, आप ये भी जान लीजिए, और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारा माइनिंग यहाँ होता है, जैसे तांबा के लिए माइनिंग के लिए प्रसिद्ध एरिया है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये खनिजों का एक अजायब घर आप कह सकते हैं इसे। ये बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है और बहुत पुराने बहुत ही पुरानी क्या है, चट्टानों से निर्मित है, जो खनिज युक्त चट्टान है। ठीक है, मेटेलिक चट्टान है ये, इसीलिए यहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि चांदी का माइनिंग इसके आसपास के क्षेत्रों में, उसके बाद फिर इसके आसपास के क्षेत्रों में तांबा का माइनिंग बहुत होता है। ठीक है, तो इस रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे कि बनास वगैरह का नाम आपने सुना होगा, और आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में, तो उस तरीके के महत्वपूर्ण नदियों का यहाँ से उद्गम क्षेत्र भी है ये। ठीक है, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन। और यहाँ हम लोगों ने देख लिया ट्रांस हिमालय और देख लिया शिवालिक और बृहद हिमालय। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है प्लायोसीन काल में हुई है। ठीक है, क्या प्लायोसीन काल में हुई है, और वही बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में हुई है, और लघु हिमालय का निर्माण जो हुआ वो मायोसीन में हुआ है। आप यहाँ लिख लीजिए कहीं ना कहीं चाहे तो कि लघु हिमालय। देखिए एक ही प्रश्न में काफी एक्सप्लेनेशन होते हैं, आपको सवाल घुमा फिरा के यहीं से आने हैं और कहीं से आएंगे ही नहीं। तो लघु हिमालय क्या है, मायोसीन काल में। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको टैकल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय के निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा भारत में नहीं है, बताना है कौन सा भारत में नहीं है। तो ए आपके ऑप्शन है क्या, धौलागिरी, राइट। बी क्या है, नंगा पर्वत, राइट। सी क्या है, कामेट, ठीक है। और डी क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट। तो अब आपको देखना है कि हिमालय में बहुत सारे महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो काफी विस्तृत हैं, काफी बड़ी हैं, लंबी है और बहुत ऊंची हैं, ठीक, हिम से युक्त हैं। तो बताना है कि कौन सी भारत में नहीं आती है। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, धौलागिरी, ए, ठीक है। क्योंकि नंगा पर्वत जैसा आपको पता ही है कि ग्रेटर हिमालय जहां से शुरू होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, नामचा पर्वत तक। आपको पता है कि ग्रेटर हिमालय नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर कहां तक विस्तृत है, नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक विस्तृत है। तो इसलिए आपका उत्तर बी तो नहीं होने वाला है। कामेट आपको पता है, कामेट कहां पर है, कामेट उत्तराखंड में स्थित हिमालय की एक महत्वपूर्ण चोटी है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, आपको पता है। तो ये उत्तर आपका नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए एक उत्तर बचा धौलागिरी। तो धौलागिरी कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में स्थित है ये धौलागिरी। इसलिए ये उत्तर आपका हो जाएगा जो भारत में स्थित नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस तरीके से देखते हुए जाएंगे तो देखें अगर, तो नेपाल में देखिए यहीं पर है धौलागिरी, आप ध्यान से देख लीजिए, ये नेपाल में स्थित है ये धौलागिरी पर्वत शिखर, ठीक है, हिमालय में स्थित। तो इसीलिए भारत में स्थित नहीं है। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश जो नेपाल है उसके साथ ये सीमा पर स्थित एक पर्वत शिखर है हिमालय में, जिसे क्या कहते हैं,
गिरी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या अगर देखें तो क्या है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर इसे क्या कहते हैं, मनसालू। ठीक है, मनसालू, फिर क्या है, गौरी शंकर, राइट। उसके बाद फिर क्या आता है, एवरेस्ट, और फिर क्या आता है, मकालू। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको याद भी करके रखना है। ठीक है, जैसे कि डैम जैम, डैम जैम, एक आप अपने याद करने के लिए कोडिंग भी बना सकते हैं, डैम जैम। लेकिन अगर डिटेल देखें तो यहाँ पर क्या है, धौलागिरी। और उसी तरीके से कामेट देखें तो आपके उत्तराखंड में कामेट है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है? आपके ऑप्शन है, ए गंगरी, बी बतूरा, सी हिस्पर, डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये भी एक फैक्चुअल और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, लगातार आपको क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड ही दिख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। तो इसका सही उत्तर है बतूरा। ठीक है, इसका सही उत्तर है क्या है, बतूरा। बतूरा क्या है, 57 किलोमीटर विस्तृत एक महत्वपूर्ण हिमनद है। ठीक है, जो सबसे बड़े हिमनद में आता है दिए गए ऑप्शन में। ठीक है, और ये क्या है, ये जो हिमनद है ये काराकोरम रेंज में स्थित है। कहाँ है, काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है। ये पाक अधिकृत क्षेत्र, ठीक है, जो है वहां पर स्थित है ये। इसका अधिकतम हिस्सा उसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में पड़ने वाला ये हिस्सा है बतूरा ग्लेशियर का। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि ये जब सवाल आया था तो आयोग ने अपना सही उत्तर हिस्पार माना था। आयोग ने हिस्पार को सही उत्तर माना था अपने आंसर की में। ठीक है, तो इस रूप में देखें कि आयोग ने इसे माना था, लेकिन अगर एक्चुअली आप जाके देखेंगे तो बतूरा सही उत्तर होगा आपका, जिसकी स्थिति काराकोरम रेंज में है। ठीक है, तो 57 किलोमीटर विस्तृत है। तो इस तरह से देखें तो इसका उत्तर बी होगा। राइट, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किस समय में हुआ है? इयोसीन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक? तो देखिए ये सवाल क्या है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का सवाल है ये। ठीक है, ये 42वां बीपीएससी प्री में आया था। आमतौर पे सवाल आने का टेंडेंसी थोड़ा इस जोन से कम होता है, लेकिन हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, शायद ये सवाल फिर से अगर आ जाए तो आप इसे सही कीजिएगा। इसका सही उत्तर है सेनोजोइक, या इसे ही केनोजोइक भी कहते हैं। तो देखिए सेनोजोइक जो है क्या है कि इसे पर्वत निर्माण का काल कहते हैं, इसीलिए दिया गया है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो ये सेनोजोइक, ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। महाकल्प का मतलब जैसे हम लोग एक साल को 12 महीनों में बांटते हैं, 12 महीनों को हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर आप लोग एक साल पूरा है 365 दिन, तो उसे क्या जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरे 12 महीने में बांट दिए। ठीक, उसके बाद फिर महीनों को क्या करते हैं, सप्ताह में आप बांट देते हैं। ठीक है, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन को फिर क्या आप लोग सिंगल डे 24 घंटे में बांट देते हैं। तो समय को हम इस तरीके से एक बड़े रूप से छोटे रूप में बदलते चले जाते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से। इसी तरीके से भूगोल में क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का काल क्या है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो इतने बड़े समय को हम लोग छोटे छोटे खंडों में बांट करके अध्ययन करते हैं, और सभी विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस रूप में देखें तो सेनोजोइक जो काल है ये क्या है, ये जो महाकल्प है इसे भी हम कई भागों में बांटे हैं। अब बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको मोटा मोटी एक बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ पे देते हैं कि जो सेनोजोइक है, ठीक है, जोइक महाकल्प है, महाकल्प है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, केनोजोइक कहते हैं इंग्लिश में, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पर्वत निर्माण का काल है। इसे क्या कहते हैं, पर्वत निर्माण का काल कहते हैं, पर्वत निर्माण का काल कहते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे औषाधिकरण बहुत तेजी से हुआ है,
औसादीकरण या इसे सिल्टाइजेशन कहते हैं, औसादीकरण, ठीक है। नदियों द्वारा औसादीकरण बहुत तेजी से हुआ, पर्वत निर्माण बहुत तेजी से हुआ है, पर्वत निर्माण हुआ है, ठीक है। युवा बलित पर्वतों का काल कहा जाता है। इसे दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। एक भाग कौन सा होता है, एक भाग होता है टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी, टर्शियरी काल, एक टर्शियरी होता है, ठीक है। और एक होता है चतुर्थक, या इसे कहते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी काल कहते हैं, इसे क्वाटरनरी काल कहते हैं। अब देख लीजिए, और इसे फिर हम कितने भागों में बांटते हैं, इसे फिर हम 5 भागों में बांट देते हैं। देख लीजिए, क्या PEOM, क्या पैलियोसिन, पैलियोसिन, फिर इयोसिन, इयोसिन, फिर क्या है मायोसिन, और फिर क्या है ओलिगोसिन, सॉरी ओ है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, फिर क्या है मायोसिन, और फिर क्या है प्लायोसिन, और फिर क्वाटरनरी को हम बांटते हैं प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन काल में, और फिर एक बांटते हैं क्या होलोसिन, होलोसिन, इसे ही मेघालयन, मेघालयन एज कहते हैं, ठीक। तो ये है। अब देखिए पैलियोसिन में क्या था, हमारी जो प्लेट है वो आगे की ओर बढ़ रही थी, प्रायद्वीपीय पठार जो थी आगे की ओर बढ़ी। हिमालय के निर्माण का काल इसको कहा जाता है। इसमें विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे कि महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, इस काल में निर्मित हुए हैं, ठीक है, इस पूरे काल में। तो क्या हुआ था, हमारी भी जो प्रायद्वीपीय भारत थी आगे की ओर खिसक रही थी, ठीक है। और फिर इस तरीके से, और इयोसीन, इस सब काल में क्या हुआ, भारतीय प्लेट मूव कर रही थी और औसादीकरण की क्रिया तेज हुई। ओलिगोसीन में जाकर के ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय का निर्माण हुआ। आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल कहीं मिलेगा नहीं आपको ये। मायोसीन में लेसर हिमालय का निर्माण हुआ, और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया। तो इसी रूप में ये सवाल को डिजाइन किया गया था। और आपको पता है क्वाटरनरी काल क्या है, यहाँ पर प्लिस्टोसिन है। आपको पता है कि यहाँ पर हवा के द्वारा जो मृदा है, या फिर मृदा के छोटे कण, या फिर बालू के जो छोटे छोटे कण है, इनको उड़ा करके ले जाकर निक्षेपित किया गया, और इस तरीके से निक्षेपण से जो मैदानों का निर्माण हुआ है वो इस काल में हुए हैं। और होलोसीन में क्या हुआ है, जिसे मेघालयन एज कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण नदियों द्वारा निक्षेपण करके गंगा के मैदान का निर्माण किया गया, गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये है। तो इन दोनों कालों को इस रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। जैसे अर्जेंटीना का जो इतना बड़ा विस्तृत मैदान जो आप देखते हैं विश्व में, ये सभी मैदानों का निर्माण प्लिस्टोसिन काल में ही हुआ है जाकर के, राइट। तो इस तरीके से इस सभी चीजों के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और हम लोगों को 17वीं बीपीएससी में एक अच्छा प्रदर्शन करना है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के रहिए, और साथ ही साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।